हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इतिहास क्लास 10 के अध्याय एक अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा था। इसमें निम्नलिखित में कौन सा था, तो कुछ ऑप्शन भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन में से आपको चुनना होगा जिसमें आपका ऑस्ट्रिया लिखा हुआ होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो ऐसे तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, लेकिन यह जो गैरिबाल्डी है यह इटली के रियासतों को गणतंत्र करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था और इसने अपने सैनिकों को लेकर के सिसिली और नेपल्स पर भी आक्रमण किए थे। कहाँ पर आक्रमण किए थे? गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर भी आक्रमण किए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जालवेरिन किन लोगों की संस्था थी। जो ये जालवेरिन जो संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। यह संस्था 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एंड्रियोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो जो एंड्रियोपोल की जो संधि है, यह एंड्रियोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी और इसमें एक युद्ध हुआ था मिस्र और तुर्की के बीच, जिसमें यह संधि की गई थी 1829 ईस्वी में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक। क्या होगा इसका सही आंसर? मेटरनिक होगा। मेटरनिक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि यह वही मेटरनिक है जिसने मेटरनिक युग की शुरुआत की थी यूरोप में और नेपोलियन युग की अंत हो गई थी। नेपोलियन युग की अंत के बाद मेटरनिक युग की शुरुआत होती है और वह यही मेटरनिक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती रेड शर्ट का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी, और यह वही गैरिबाल्डी है जिसके बलिदान की गाथा या बलिदान की भावना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय खूब सराहा गया, खूब प्रचारित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर तुर्की हो जाएगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने 1831 ईस्वी में किया था और इसने यंग इटली की भी स्थापना की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक या वही मेजनी है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है और इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में, कब? 1834 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क में निम्न में से क्या था। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए, जिसमें आपका एक ऑप्शन कूटनीतिज्ञ होगा और यह कूटनीतिज्ञ पर आप वहाँ सही टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दिनिया पिगमाउंट ना कहाँ का शासक था या वहाँ का शासक कौन था। तो सर्दिनिया पिगमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। यह जो विक्टर इमैनुअल है यह चार्ल्स एल्बर्ट का भी शासक था। कहाँ का शासक था? चार्ल्स एल्बर्ट का भी शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दिनिया पिगमाउंट का प्रधानमंत्री कौन था। सर्दिनिया पिगमाउंट का प्रधानमंत्री काउंट काबूर। कौन था? काउंट काबूर, जिसका दूसरा नाम है कैमिलो बेनेसो। कैमिलो बेनेसो था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक या वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले वियना कांग्रेस के बारे में जानते हैं। वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी और उस शासक के समय में एक वंश की पुनर्स्थापना भी की गई थी जिसका नाम है बुर्बो वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। कौन थी? मैग्यार थी। अब यहाँ पर जिसने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए कई राज्यों को विभाजित कर दिया था। इटली पर प्रभाव स्थापित करने के लिए इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था और इसे ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में हम जानते हैं। और यहाँ पर उसका
नाम हो जाएगा मेटरनिख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ जर्मन राइन राज्य का निर्माण आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन बोनापार्ट है, इसने यूरोप के कई राज्यों में अपने अभियान द्वारा नव युग का संदेश दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, जो आपको यहाँ ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और यह वही शासक है जिसने विक्टर एमेनुअल के साथ संधि की थी। इटली के शासक विक्टर एमेनुअल। कौन? इटली के शासक विक्टर एमेनुअल के साथ संधि की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा वियना कांग्रेस के बारे में। वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था या वियना कांग्रेस कब बना था। इसका गठन 1815 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था इटली को पुराने रूप में लाना। क्या था? इटली को पुराने रूप में लाना और सरनिया और पिगमाउंट का एकीकरण किया गया इसी समय 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति या डायट क्या था। तो डायट एक जर्मन संसद थी। क्या था? डायट एक जर्मन संसद था। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। डायट एक क्या था? संसद था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो एक समय था जब पुनर्जागरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और यह समय था 1789 ईस्वी का, और यह वही समय है जिस समय राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। और 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसी समय यहाँ उन्नत रूप से यह प्रकट हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली का संस्थापक कौन है। तो यहाँ यंग इटली की संस्थापक जोसेफ मेजनी है, जो कि 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किए थे। कब किए थे यंग इटली की स्थापना? 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था। तो नेपोलियन कोड जो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, और यह जो नेपोलियन है जिसने इटली और जर्मनी का एकीकरण के मार्ग को प्राप्त किया था। जो यहाँ नेपोलियन है, नेपोलियन ने क्या किया था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को प्राप्त किया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में शायद यहाँ 15 दिख रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ नेपोलियन कोड की संख्या केवल 5 ही है, यहाँ 15 नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में कौन से शासक थे। कौन सा शासक विरोध में कौन था? शासक नहीं है, कौन सा देश था। तो यहाँ पर देश आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान की प्रेरणा का स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो यहाँ आपका आंसर यूनान सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। जो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें कौन से देश की पराजय हुई थी। तो इसमें आपका नाम यहाँ ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा तुर्की, जो कि आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जोसेफ मेजनी ने किया था, और जोसेफ मेजनी ने यंग इटली तथा यूरोप की भी स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनान कब आज़ाद हुआ था। यूनान कब आज़ाद हुआ था। यूनान आज़ाद हुआ था 25 मई 1832 ईस्वी में। कब हुआ था आज़ाद? यूनान 25 मई 1832 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। यह आपका 1838 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा
कि यूरोपीय सभ्यता का पलना, यूरोपीय सभ्यता का पलना किस देश को जाता है? यह जाता है आपका यूनान को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन आपका 1838 ईस्वी में हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी सेना का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो ये कार्बोनरी सेना है, इसका गठन 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस संधि के द्वारा, कौन से संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया गया? तो ये संधि है जो कि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी, और इस संधि का नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट संधि। कौन सा नाम दिया गया? फ्रैंकफर्ट संधि। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। यह जो वियना सम्मेलन है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और इस समय यह सहमति बनी थी। सम्मेलन की सहमति कब बनी थी? 1885 ईस्वी में, और 1888 ईस्वी में लागू कर दिया गया। वियना सम्मेलन को कब लागू कर दिया गया? वियना सम्मेलन को लागू 1888 ईस्वी में कर दिया गया। उसके बाद और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है, यह आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। पिछले बार हमने देखा वियना कांग्रेस के बारे में, जिसको लागू 1888 ईस्वी में किया गया, और 1885 ईस्वी में सम्मेलन की सहमति बनी थी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन यहाँ पर आपको 1815 ईस्वी में हुआ था, और यह यूरोपीय राजदूतों का सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? यूरोपीय राजदूतों का सम्मेलन था, जो कि सितंबर 1814 से जून 1815 ईस्वी को वियना में आयोजित किया गया था। इसको कब आयोजित किया गया था? 1815 में वियना में आयोजित किया गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल्विंग और होस्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है? क्या है? सेल्विंग और होस्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जर्मनी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1829 ईस्वी में जो एंडीरोपुल की संधि हुई थी, यह संधि कौन कौन से देश के साथ हुई थी? किन किन देशों के बीच में हुई थी? जहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रूस और तुर्की, जो यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा? रूस और तुर्की के बीच में एंडीरोपुल की संधि हुई थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? कि जर्मन जो राज्य है इसका निर्माण किसने किया था? तो जो ये जर्मन राज्य है ना, इसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? क्या पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो जो गैरिबाल्डी है, यह पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। लेकिन जो गैरिबाल्डी है वह इतालवी और राष्ट्रवादी भी था। क्या था? इतालवी और राष्ट्रवादी था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो यह वही गैरिबाल्डी है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, जो कि पेशे से एक नाविक था, और इसका जन्म 1887 ईस्वी में नीस नामक एक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीस नामक एक शहर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का जनक या पिता, दिल या मसीहा, कुछ भी कह सकते हैं ना। इटली के एकीकरण का जनक, दिल, पिता या मसीहा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा जोसेफ मेजनी, जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का दिमाग काउंट काबूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काउंट काबूर के बारे में जाने तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। कौन था? काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था?
तो जो ये काउंट काबूर है इसको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा मेटरनिक कौन था? तो जो ये मेटरनिक है यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका जन्म 1805 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। ठीक है ना, मेटरनिक का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन, कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि यह बात मेटरनिक ने कही थी, और यह जो मेटरनिक है अपने युग का सबसे प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ था। मेटरनिक कौन था? अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ था। इसके बाद मेटरनिक से और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मेटरनिक की व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक की जो व्यवस्था है इसका एक ही उद्देश्य था, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मतलब जो पुरातन व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापना करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि यह बिस्मार्क जो था यह हिंगेल की विचारधारा से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो जो ये सेडान का जो युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच। जो सेडान का युद्ध है किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी? तो जो ये फ्रैंकफर्ट संधि है यह कब हुई थी? यह हुई थी 1871 ईस्वी में, और इसमें फ्रांस और पर्सा के बीच शांति सम्मेलन हुआ था। शांति संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट संधि के समय फ्रांस और पर्सा के बीच, और यह जो फ्रैंकफर्ट संधि है 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा टीपू सुल्तान का नाम, जो इसका सही आंसर होगा। और यह जो टीपू सुल्तान है जिसका जन्म 10 नवंबर 1750 ईस्वी को हुई थी, और यह मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? यह मैसूर का शासक था। वर्तमान में कर्नाटक के बेंगलुरु में अभी अवस्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, उस क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? उस क्रांति का मात्र एक ही कारण था, निरंकुश शासन। और इस समय जो फ्रांस में की जो समाज थे दो भागों में विभक्त हो गए थे। एक तो पहला भाग था कुलीन का और दूसरा पादरी का था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो जो फ्रांस की जो पुनर्स्थापना है यह बूर्बो वंश की शासक के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो यहाँ पर बूर्बो वंश का नाम आता है, जो कि आप काउंट काबूर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा काउंट काबूर, जो इटली के एकीकरण आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता थे। कौन थे? सबसे प्रमुख नेता थे। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो जो ये विलियम प्रथम है यह पर्सा का शासक था। उसके बाद आपको और क्वेश्चन मिल सकता है कि सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो जो सेडवा की युद्ध हुई थी 30 जुलाई 1866 ईस्वी को, इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में 5 जुलाई देखने को मिल रहे हैं यह यहाँ पर 3 जुलाई होगा, जो कि शायद यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा 5 जुलाई 1866 ईस्वी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। क्या था बिस्मार्क? बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1870 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण का कब पूरा हुआ? जो जर्मनी का एकीकरण है ये कब पूरा हुआ? या किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जो जर्मनी का एकीकरण है 1870 ईस्वी में हुआ था। और इस समय एक युद्ध हुआ था सेडोवा का युद्ध, जो 1 सितंबर 1870 ईस्वी में हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, जो इसमें मिस प्रिंट है ना। तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो फ्रांस में वियना कांग्रेस की पुनर्स्थापना बुर्बो वंश के बाद किया गया। तो चलिए गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं। इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नावी था। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।